हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, 5वां चैप्टर है, उसकी बात करेंगे। और इस चैप्टर को अपन कैसे पढ़ेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, 2 भाग में पढ़ेंगे। जो ये वीडियो होगी, जो इसलिए इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, जो याद करने वाली चीजें है ना, वो सारी अपन इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है जी, जितनी भी याद करने वाली चीजें इस चैप्टर के अंदर, जो एग्जाम के अंदर जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, वो अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, और जो समझने वाली जितनी भी चीजें हैं ना इस चैप्टर के अंदर, उसके लिए आएगा पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, उसके अंदर अपन जो समझने वाली चीजें करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जितना भी याद करने वाला होगा ना, वो सारा आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और जो समझने वाली चीजें ना, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगी। तो कोई भी ये जज नहीं करेगा कि भैया आपने ये लाइन छोड़ दी है, ये कॉन्सेप्ट आपने बताया ही नहीं। तो मैं पहले बता रहा हूं, 2 भाग के अंदर अपने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। इस लेक्चर के अंदर याद करने वाली चीजें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने वाली चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ेंगे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, जेनेटिक्स नाम सुना होगा आपने, जेनेटिक्स। ठीक है, बड़ा हवा बना के रखते हैं ना कोचिंग वगैरह में। और देखो, इसको डीप में जितना जाओगे, ठीक है, कोई इसका वो नहीं है, अंत कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना एग्जाम के अंदर पूछा जाए वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर मतलब आप PYQ करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी फील नहीं होगा यार ये चीज तो अपन ने पढ़ नहीं रखी। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से ये वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में पूरी फिल्म चलेगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवंशिकी क्या है? ये अनुवंशिकी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो ये वर्ड किसने दिया? ये वर्ड जो है ना, अनुवांशिकी, ये जो वर्ड है ये किसने दिया? कलर चेंज कर लूं मैं एक बार। ये वर्ड किसने दिया? ये वर्ड दिया W बेटेसन ने। एक साइंटिस्ट है W बेटेसन, पूरा नाम बताओ तो विलियम बेटेसन। ठीक है, W बेटेसन, विलियम बेटेसन एक साइंटिस्ट है। उन्होंने ये नाम दिया, क्या नाम दिया? जेनेटिक्स। क्या नाम दिया? जेनेटिक्स। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। ठीक है, जो मतलब इसका मतलब क्या है? आनुवंशिकी का मतलब क्या है? इसके अंदर होता क्या है? देखो, आनुवंशिकता तथा विविधता को पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, आनुवंशिकता और विविधता को जिसके अंदर पढ़ा जाए उसी को जेनेटिक्स बोलते हैं, हिंदी में आनुवंशिकी। ठीक है, तो जेनेटिक्स वर्ड कोई मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी इंग्लिश हो गई। तो जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवंशिकी बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स जो है वो क्या होती है? आनुवंशिकता और विविधता की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और आनुवंशिकता को वंशागति भी बोलते हैं। ठीक है, वंशागति भी बोलते हैं। अब आनुवंशिकता क्या होती है वो देख लो। आनुवंशिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो आनुवंशिकता होती क्या है वो बता दूं मैं आपको। लक्षणों का संचरण। क्या होती है? लक्षणों का संचरण। क्या बवाल है ये? मतलब सीधी सी है कि दादा से जो गुण पापा के अंदर आए, दादा से जो गुण पापा के अंदर आए और पापा से जो गुण आपके अंदर आए। ठीक है, दादा से गुण पापा के अंदर, पापा से फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, वो क्या है? यही क्या है? हेरिडिटी। यही क्या है? आनुवंशिकता। ठीक है, इसी को आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी कहते हैं। लक्षणों का संचरण हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है? लक्षणों का संचरण हो रहा है, इसी को आनुवंशिकता या फिर हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, फिर वर्ड आया विविधता। क्या होती है? विविधता क्या होती है? विविधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन क्या होता है? ये विविधता क्या होती है? एक ही प्रजाति के लोग भिन्न होते हैं। ठीक है, एक ही प्रजाति के लोग आपस में कैसे क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं जी? आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, दोनों है तो अपन मानव प्रजाति के ना। आप भी मानव प्रजाति के हो, मैं भी मानव प्रजाति का हूं। ठीक है, मान लो मानव का ही हूं। तो आपकी शक्ल अलग, मेरी शक्ल अलग, सलमान खान की शक्ल अलग, जानवी कपूर की शक्ल अलग, वो क्या है, रश्मिका मंदाना, उसकी शक्ल अलग। ठीक है, तो मतलब प्रजाति एक ही है, सारे मानव है, लेकिन विविधता है ना, वेरिएशन है। ठीक है, किसी के मतलब सबके गुण अलग अलग है। ठीक है, किसी के बाल का कलर अलग है, इसका रंग अलग है, शक्ल अलग है। तो ये सारी क्या है? ये वेरिएशन है, इसी को विविधता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पूछ लिया जाए कि भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल, ग्रेगर मेंडल। क्या है? कौन है? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? वो है TH मॉर्गन। कौन है? TH मॉर्गन, साइंटिस्ट के नाम है, इसमें क्या ही हिंदी लोगे। ठीक है, तो TH मॉर्गन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है?
फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है ये है भैया डब्ल्यू बेटेसन। कौन है? डब्ल्यू बेटेसन, विलियम बेटेसन। कौन है? डब्ल्यू बेटेसन। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। द्विगुणित, द्विगुणित आपने मतलब ये वर्ड बार बार सुना होगा, इससे बायोलॉजी के अंदर तो आता ही रहता है द्विगुणित। ठीक है, क्या है ये द्विगुणित? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n, 2n। ये होता क्या है जी? ये द्विगुणित होता क्या है? आपको भी दिमाग में आता होगा कि यार ये द्विगुणित होता क्या है, मतलब क्या है इसका? देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्या है ये? एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिया ना, ये तो अपन ने पढ़ के आए हैं, ये तो मानव जनन के अंदर भी पढ़ के आए हैं। तो जो मानव है वो कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम किससे आएगा? फादर से आएगा। एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। एक क्रोमोसोम किससे आएगा? फादर से आएगा, पिता से आएगा। और एक क्रोमोसोम किससे आएगा? मदर से, माता से आएगा। तो मतलब क्या होगा कि दो क्रोमोसोम होंगे, एक ही चीज के लिए दो क्रोमोसोम होंगे। मान लो इस क्रोमोसोम को मैं नाम दे दूं ए क्रोमोसोम है ये, इस क्रोमोसोम को मैंने नाम दिया कि ये क्रोमोसोम है, ए क्रोमोसोम है। तो ऐसा ही क्रोमोसोम कैसा होगा? ये दो ऐसे होंगे। ठीक है, अकेला नहीं होगा। जब द्विगुणित बात हो रही है ना, तो दो कॉपी होंगी। कितनी कॉपी होंगी? दो कॉपी होंगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? द्विगुणित बोलते हैं। मतलब दो क्रोमोसोम है, द्विगुणित बोला जाता है। ठीक है, सेम चीज के लिए, एक ही चीज के लिए दो क्रोमोसोम है, एक ही जैसे दो क्रोमोसोम है, तो उसको द्विगुणित कहा गया है। द्विगुणित वाली बात क्लियर है। अब एक वर्ड आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। एक वर्ड आता है होमोलोगस क्रोमोसोम, और हिंदी में उसको बोलते हैं समरूप गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? समरूप गुणसूत्र। ये क्या है भैया? क्या बवाल है ये देखो दो क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है, लेकिन इन दोनों क्रोमोसोम पर क्या है? बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है। क्या है? बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। इन पर क्या होते हैं? बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। इस क्रोमोसोम पर जीन यहां पर प्रेजेंट है, इस क्रोमोसोम पर जीन यहां पर है, और इस क्रोमोसोम पर भी जीन यहां पर ही है। ठीक है, जिस लोकेशन पर इस क्रोमोसोम पर जीन है ना, उसी लोकेशन पर इस क्रोमोसोम पर क्या है? जीन है। इसी क्रोमोसोम पर क्या है? जीन है। तो इसको क्या बोलेंगे? समरूप गुणसूत्र बोलेंगे। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? समरूप गुणसूत्र बोलेंगे। इंग्लिश में बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि इस पर भी जीन यहां पर इसी लोकेशन पर है, इस पर भी जीन इसी लोकेशन पर है, तो दोनों आपस में सेम है, इसलिए समरूप गुणसूत्र कहा जाता है। दो कंफ्यूजन दूर हो गई। द्विगुणित क्या होते हैं? समरूप गुणसूत्र कौन से होते हैं? अब एक और वर्ड आता है अलील। एक वर्ड आता है अलील। ठीक है, हिंदी में उसको युग्म विकल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलील जो है, ये वर्ड क्या है? ये क्या होता है? देखो भैया, जीन जो है ना, देखो मान लो एक कोई जीन है, एक जीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बालों के रंग के लिए। ठीक है, एक जीन है जो बालों के रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो बालों का रंग जो है ना, वो काला भी हो सकता है, वो भूरा भी हो सकता है। ठीक है, और वो मतलब मान लो कि वो व्हाइट भी है, वो गोल्डन भी है, वो सिल्वरी भी है। ठीक है, मतलब अलग अलग कलर, मान लो लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी है, इतने कलर के बाल होते हैं, मान लो एक बार, मान लो। ठीक है, तो इसके अंदर बालों के कलर के लिए जीन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? जीन तो एक ही रिस्पॉन्सिबल है, जीन तो एक ही है, लेकिन भूरे रंग के लिए एक अलग अलील होगा। ठीक है, काले रंग के लिए एक अलग अलील होगा, सफेद रंग के लिए एक अलग अलील होगा। तो सीधी सी बात बताऊं आपको, सीधी सी बात बताऊं तो बहुत सारे अलील मिलकर क्या बनाते हैं? एक जीन बनाते हैं। तो बहुत सारे, एक से ज्यादा, मतलब ऐसे मान लो एक से ज्यादा अलील मिलकर जीन बनाते हैं, ऐसे मान लो आप। तो यहां पर ये एक अलील है, ये एक अलील है। ठीक है, मान लो, देखो ये समझो कि हाइट के लिए, ये मान लो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाला हाइट के लिए है, और ये क्या है? कैपिटल टी, और ये वाला है स्मॉल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी है, और ये वाला कौन सा है? स्मॉल टी। ठीक है, अब यहां पर जो दोनों साथ में क्या है? ये दोनों क्या हाइट के लिए ही तो है। दोनों किसके लिए है? हाइट के लिए, हाइट के लिए है ना ये दोनों। ठीक है, लेकिन अकेला जो टी है ना, ये जो टी है, ये क्या है? ये अलील है। ये कैपिटल टी अलील है, स्मॉल टी क्या है? अलील है। ठीक है, तो अलील और आपको जीन और जो समरूप गुणसूत्र कौन सा होता है, द्विगुणित क्या होता है, ये वर्ड आपको समझ में आ गई होंगे। फिर आगे चलते हैं। अब कुछ साइंटिस्ट हैं, देखो पढ़ने को इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब जो एनसीईआरटी में दे रखा है उतना सारा कवर करेंगे। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का वो अपन नहीं पढ़ना है, मतलब जितना एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है ना
उतना अपन पढ़ रहे हैं, देखो ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट है इस चैप्टर के अंदर, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको एक साथ में लेकर आ गए हैं अपन, ठीक है। कौन क्या है साइंटिस्ट है सबकी बात कर लेंगे एक साथ में ही। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल है। कौन है? ग्रेगर मेंडल है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ग्रेगर मेंडल है, वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। और इन्होंने काम किस पर किया था? मटर पर काम किया था। किस पर काम किया था? गार्डन पी पर काम किया था, मटर पर काम किया था। और कब किया था इन्होंने? 1856 से लेकर 1863 तक। कब किया था? 1856 से लेकर 1863 तक। इंग्लिश में बताओ, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या किया था? मटर पर काम किया था। कितने साल हो गई भैया? 7 साल काम किया था, 7 साल। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेगर मेंडल ने मटर पर कितने साल तक काम किया था? 7 साल काम किया था। और ईयर पूछ ले आपको तो 1856 से लेकर 1863 तक काम किया था, ठीक है। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर क्या है? पनेट स्क्वायर क्या है? हिंदी में बोले तो पनेट वर्ग। क्या है? पनेट वर्ग, इंग्लिश में पनेट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग ही तो बोलते हैं। तो पनेट स्क्वायर क्या है? ये जो आपके एनसीईआरटी में बना रखा है ना, वो डायग्राम सा बना रखा है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मोनोहाइब्रिड वाले में। तो वो जो है ना, वो किसने बनाया था? वो किसने दिया है? साइंटिस्ट का नाम बताऊं मैं आपको, तो वो साइंटिस्ट है रेजिनाल्ड सी पनेट। रेजिनाल्ड सी पनेट। अब आजकल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये साइंटिस्ट कहां के हैं, ब्रिटिश है कि अमेरिकन कहां के? तो ये है ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट है, ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट है। तो एग्जाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया ये जो पनेट वाले जो साइंटिस्ट है ना, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ये जर्मन साइंटिस्ट है कि ब्रिटिश साइंटिस्ट है? तो आपको ब्रिटिश पर टिक करके आना है ना। ये ध्यान से, मतलब अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग साइंटिस्ट है, उनकी लोकेशन भी जहां दे रखी है ना, तो वहां उनको याद रख लेना, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है। एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से सुनो। तो पनेट स्क्वायर किसने दिया? रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया, ठीक है। मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किसने की? जो मेंडल के जो रिजल्ट्स थे, मेंडल के जो परिणाम थे, उनकी पुनः खोज किसने करी? वापस जो रीडिस्कवरी है वो किसने की? तो वो 3 साइंटिस्ट थे, डीवरीज, कोरेंस और वॉन शेमाक, ठीक है। डीवरीज था एक, तो कोरेंस था, और वॉन शेमार्क, 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो मेंडल का जो परिणाम थे, जो मेंडल के जो रिजल्ट्स थे ना, उनकी रीडिस्कवरी करी थी, ठीक है, पुनः खोज करी थी, ठीक है। उसके बाद में है वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत, ये किसने दिया जी? ये दिया भैया सटन और बोवेरी ने। किसने दिया? सटन और बोवेरी ने, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। किसने दिया? सटन और बोवेरी, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया ये वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लेना, ठीक है। नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, तो नोट्स इसको अच्छे से पढ़ लेना और लेक्चर को ध्यान से सुनो। फिर एक सहलगनता, क्या है? सहलगनता, लिंकेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिंकेज। ये जो लिंकेज है ना, ये किसने बोला? लिंकेज जो है, इस पर किसने काम करा था? टी.एच. मॉर्गन भाई साहब ने। किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। फिर है एक्सकाय, इंग्लिश में एक्स बॉडी, हैंकिंग भाई साहब की देन है। किसकी? हैंकिंग भाई साहब, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, साइंटिस्ट की बातें हो गई। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे मेंडल द्वारा जो अध्ययन किए गए जो विशेषक हैं उनकी बात करते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से जो ट्रेट है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से विशेषक हैं, उन पर काम किया था, ठीक है। कौन कौन से उन्होंने किस पर काम किया था? मैटर पर काम किया था, लेकिन कौन कौन से विशेषक थे, कौन कौन से विशेषक थे, उन पर किसने काम किया था वो देख लो। ट्रेट कौन कौन से थे, इंग्लिश में बोला तो मेंडेलियन ट्रेट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो देख लो। पहला है फूल की बात करें तो फूल में उन्होंने क्या देखी कि फूल की स्थिति क्या है और फूल का रंग कैसा है। फूल की स्थिति कैसी है, मतलब पोजीशन कैसी है, और उसका रंग, उस पर काम किया था। तो स्थिति एक तो ली उन्होंने अक्षीय और एक अंत्य। अक्षीय और अंत्य, यहां पर जो अक्षीय है ना वो क्या है? डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है। अक्षीय जो है ना वो प्रभावी है, और जो अंत्य है वो क्या है? अप्रभावी है, रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव है। इंग्लिश में एक्सियल और टर्मिनल, इंग्लिश में एक्सियल और टर्मिनल। तो इस साइड वाले है ना, इस साइड वाले, ये वाले जो है ना, ये क्या है? अप्रभावी है, रिसेसिव है। और जो इस साइड है, मेरे इस साइड में है, मतलब आपको कैमरा में क्या दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। तो लेफ्ट में क्या है? वो है डोमिनेंट, मतलब प्रभावी है, और जो राइट में है वो क्या है? अप्रभावी है, ठीक है। रंग की बात करें तो जो फूल का रंग है, बैंगनी कलर लिया उन्होंने, बैंगनी जो रंग लिया वो क्या है? प्रभावी है। और जो सफेद लिया उन्होंने वो क्या है? अप्रभावी है। बीज की बात करें, फिर बीज का रंग लिया और आकार लिया। रंग और आकार की बात करी तो रंग क्या है? पीला और हरा। यहां पर पीला जो है ना वो प्रभावी है, और जो हरा है वो अप्रभावी है। फिर बीज का जो आकार लिया, बीज का आकार कैसा लिया? गोल और मुरझाया। तो यहां पर जो गोल है वो प्रभावी है, और मुरझाया हुआ है वो क्या है? अप्रभावी है। फली की बात करें तो फली की जो है ना,
कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फली की बात करें तो उसका रंग लिया और आकार लिया, रंग लिया और आकार लिया। जो फली है उसका रंग लिया, रंग कैसा लिया? हरा और पीला। यहां पर हरा है वो क्या है? प्रभावी है, और पीला है वो क्या है? अप्रभावी है। आकार की बात करें तो फूल जो यहां पर फूला हुआ है ना आकार, वो क्या है? यहां पर प्रभावी है, और सिकुड़ा हुआ है वो क्या है? अप्रभावी है। फिर बात करें तने की ऊंचाई ली, एक क्या लिया? तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई लंबा है तो वो प्रभावी है, और जो बोना है तो वो क्या है? अप्रभावी है। ये एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल बना रखी है पीले कलर की, ठीक है, तो उसके अंदर ये लिखे हुए हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से इसको सुनना। तो लेक्चर के अंदर जितनी बातें ना वो सारी एग्जाम से रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी फालतू बातें कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण, ठीक है। मेंडल को सफलता मिली, मेंडल को सफलता मिली, उसके कारण क्या है? उसके कारण क्या है? मेंडल को सफलता मिली, उसके कारण क्या है? कारण सुनो इंग्लिश में, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, ठीक है। तो इसको कारण, इसकी सफलता मिली, उसके कारण क्या है वो सुन लो। पहले तो एक बार में 1 से 2 गुण ही लिए, ठीक है। एक बार में जब मेंडल जब वर्क कर रहा था ना, मेंडल जब काम कर रहा था, तो उसने क्या लिए? एक बार में 1 से 2 ही गुण लिए, ठीक है। एक बार में ऐसा नहीं कि बहुत सारे गुण ले लिए उसने, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर एक साथ काम करने लगा, नहीं नहीं नहीं, उसने क्या किया कि एक बार में 1 से 2 ही गुण लिए, ठीक है, 1 से 2 ही गुण पर काम किया। ये उसकी एक मतलब जीत का कारण हुआ। दूसरा क्या है? मैथमेटिकल अप्रोच लगाई उसने क्या लगाई? मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। बायोलॉजी के अंदर इससे पहले किसी ने मैथमेटिक्स का यूज नहीं किया था, बायोलॉजी के अंदर इससे पहले किसी ने मैथमेटिक्स का यूज नहीं किया था, ठीक है। जैसे अपन नहीं करते ना, अपन भी नहीं करते, तभी अपनी फिजिक्स नहीं आती, अपन को नहीं आती ढंग से। तो जो बायोलॉजी वाले थे उन्होंने मैथमेटिक्स के लिए ये नया था, मतलब जो मेंडल है इन्होंने नए तरीके से यूज किया, इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई, मतलब जितना भी जो रिकॉर्ड आ रहा है, जितना भी डेटा आ रहा है ना, जो इसके एक्सपेरिमेंट से जितना भी डेटा आ रहा है उसको अलग से लिख रहा है, फिर उसको एनालाइज कर रहा है, तो इसने मैथमेटिक्स लगाई इसके अंदर। तो ये इसका एक जीत का कारण हो रहा। फिर क्या है? मटर के पौधे का चयन, इसने एक सबसे बड़े जहां पर जीत हुई इसकी, जहां पर इसको सफलता मिली, वो क्या है? इसने मटर के पौधे का चयन किया। तो आप बोलोगे भैया मटर के पौधे का चयन कर लिया, इसमें क्या जीत हुई? इसमें जीत ऐसे इसलिए हुई क्योंकि जो है ना मटर है ना, वो क्या करता है? स्वपरागण करता है। क्या करता है? स्वपरागण करता है। और स्वपरागण क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हैं। अपन क्या पढ़ के आए हैं? सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हैं, उसके अंदर मैंने परागण जो है वो बहुत अच्छे से बताया है। तो स्वपरागण क्या होता है वो आपको पता है, सेल्फ पोलिनेशन करता है मटर, इसलिए ये एक तो मटर इसने लिया, वो बहुत अच्छी ली। मटर की और क्या खूबी है? मटर की और क्या खूबी है? एकाधिक गुण है उसमें, एकाधिक गुण है, मतलब मटर के अंदर बहुत सारे गुण हैं। उसकी मतलब हाइट ले लो, उसका फूलों का रंग ले लो, उसका मटर की फली का रंग ले लो, मटर की जो फली है उसका आकार ले लो, रंग ले लो, तो बहुत सारे गुण है ना उसके अंदर, एकाधिक गुण है। फिर क्या है? लघु जीवन चक्र, उसका जो जीवन चक्र है ना वो छोटा है, जीवन चक्र उसका छोटा है। मान लो उसने कुछ ऐसा पौधा ले लिया जिसके मतलब जो जीवन चक्र है वो लाइफ साइकिल जो है वो 10 साल की है, तो 10 साल फिर बैठा रहो, रिजल्ट लेने के लिए 10 साल का वेट करना पड़े। तो मटर की जो जीवन चक्र है ना वो छोटा है। तो ये कुछ कारण रहे मेंडल की सफलता के। फिर आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं संकर पूर्वक संकरण की। किसकी बात करते हैं? संकर पूर्वज संकरण की बात करेंगे। क्या होता है ये? इंग्लिश में इसको बोलते हैं भैया बैक क्रॉस, आपने नाम सुना होगा ये बैक क्रॉस। क्या बवाल है ये? हिंदी में बोलते हैं इसको संकर पूर्वज संकरण, और इंग्लिश में बैक क्रॉस। क्या होता है ये? देखो F1 जनरेशन को जानते हो क्या? F1 जनरेशन क्या होती है? F1 पीढ़ी क्या होती है? देखो मैं बताता हूं आपको। ये एक पेरेंट लिया अपन ने, ये एक पेरेंट तो सब जानते हो ना, जनक, ठीक है, एक पेरेंट लिया और ये एक पेरेंट है, ठीक है जी। इन दोनों का क्या कराया अपन ने? क्रॉस करवाया। इन दोनों का क्या करवाया? क्रॉस करवाया। अपन इतने सारे चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन सारा चैप्टर पढ़ लिया अपन ने। तो क्रॉस का मतलब तो सबको पता है। पेरेंट, इन दोनों पेरेंट का क्रॉस करवाया तो इनसे जो बनेगा ना, जो प्रोजिनी बनेगी वो क्या बनेगी? उसको बोलेंगे F1 पीढ़ी। इनसे जो बनेगी ना उसको क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी, ठीक है। अब ये जो F1 पीढ़ी आई है ना, ये F1 पीढ़ी आई है, इसका वापस अपन करके क्रॉस करवा देना, इसका वापस क्रॉस करवा दे किसके साथ में? पेरेंट के साथ में, जो जनक है उसके साथ में ही अगर इसका F1 जो पीढ़ी आई है उसका वापस अपन क्रॉस करवा दे किसके साथ में? F1 पीढ़ी का किसके? पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा दे। F1 पीढ़ी जो आई है उसका क्रॉस करवा दे किसके साथ में? पेरेंट के साथ में करवा दे, तो उसको क्या बोलेंगे? संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण बोलेंगे, इंग्लिश में बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये दो प्रकार से हो सकता है ना, दो प्रकार से हो सकता है ये संकर पूर्वज संकरण। तो आपको समझ में आ गया कि भैया F1 जनरेशन जो है, F1 पीढ़ी आई उसका वापस क्रॉस करा दिया पेरेंट के साथ में। अब पेरेंट जो है ना, मान लो ये पेरेंट जो है वो क्या है? प्रभावी है। वो क्या है?
प्रभावी है और ये वाला पेरेंट अप्रभावी है, अप्रभावी है, ठीक है, ये मान लिया आपने। तो अब दो कंडीशन हो सकती है कि F1PD का अपन अगर क्रॉस करवाएं प्रभावी पेरेंट के साथ में, प्रभावी जनक के साथ में करवाएं तो कंडीशन अलग है, और F1PD का अगर अपन क्रॉस करवाएं किसके साथ में, ठीक, किसके साथ में करवाएं, किसके साथ में करवाएं, अप्रभावी जनक के साथ में करवाएं तो कंडीशन अलग है। तो ये क्या होता है, एक होता है भैया परीक्षण संकरण, क्या होता है, परीक्षण संकरण। ये परीक्षण संकरण क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भैया टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्ट क्रॉस। इसके अंदर क्या होता है, F1 जो PD है ना उसका करवाएंगे किसके साथ में, अप्रभावी जनक के साथ में करवाएंगे। किसके साथ में करवाएंगे जी, अप्रभावी जनक के साथ में करवाएंगे, जो भी मैंने आपको बताया। एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है क्या, आउट क्रॉस। इसके अंदर क्या करवाएंगे, F1PD का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ में, प्रभावी जनक के साथ में। किसके साथ में, प्रभावी जनक के साथ में। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जीन अन्योन्य क्रिया। जीन अन्योन्य क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं जीन इंटरेक्शन, हिंदी में जीन अन्योन्य क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। क्या होता है, ये एलिलिक हो सकता है और एक नॉन एलिलिक, एलिलिक और नॉन एलिलिक, एक की बात कर लेंगे, ठीक है। एलिलिक कौन कौन से है, अपूर्ण प्रभाविता, कौन सा है, अपूर्ण प्रभाविता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपकी एनसीईआरटी में सारी चीजें हैं, एनसीईआरटी में सारी चीजें, उन्हीं को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो, ठीक है, डाइवर्ट मत हो, ध्यान से सुनो। छोटा सा लेक्चर है, ध्यान से सुनो, पूरा चैप्टर आपको दिमाग में सेट होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या है, अपूर्ण अप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सॉरी अपूर्ण प्रभाविता, इंग्लिश में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। फिर सह प्रभाविता, एक होता है सह प्रभाविता, क्या है, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता कोडोमिनेंस। फिर आता है मल्टीपल अलील, फिर आता है बहुजिनी वंशागति, बहुजिनी वंशागति, इंग्लिश में बोलते हैं भैया इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजिनी वंशागति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर क्या है, बहुप्रभाविता, क्या है, बहुप्रभाविता, इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी, क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी। अब बात करें नॉन एलिलिक की, कौन कौन से हैं, पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंग्लिश में, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टासिस, अपूरक जीन, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। अब इनकी एक एक की अपन बातें करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, अपूर्ण प्रभाविता से स्टार्ट करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता से। अपूर्ण प्रभाविता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। क्या होती है जी ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर अपूर्ण प्रभाविता, क्या होती है, देखो एक पौधा है जिसके लगते हैं फूल, कैसे लगते हैं, लाल लगते हैं, ठीक है। एक पौधा है उसके फूल लगते हैं कैसे, लाल रंग के फूल लगते हैं। एक पौधा है जिसके फूल लगते हैं सफेद रंग के, ठीक है। दो पौधे हैं, अपने दो पौधे लिए, जिसमें से एक पौधा है उसके फूल लगते हैं लाल रंग के और एक पौधा है उसके फूल लगते हैं सफेद रंग के। दोनों का क्रॉस करवा दिया जी, दोनों का क्रॉस करवा दिया। अब जो F1PD मिलेगी ना, अब जो F1PD मिलेगी दोनों के क्रॉस करवाने से, उसके अंदर या तो लाल रंग का फूल आना चाहिए या सफेद रंग का आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आएगा कैसा, उसके अंदर पिंक कलर के आ गए, गुलाबी रंग का फूल आ गया, उसके अंदर फूल कैसा आ गया, गुलाबी रंग का आ गया। तो यहां से आप क्या समझे कि भैया अपन ने एक पौधा लिया था लाल रंग का, एक लिया था अपन ने सफेद रंग के फूल वाला, लेकिन जो बच्चा बना है ना, जो F1PD आई है, उस पौधे के अंदर तो गुलाबी रंग के फूल हैं। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ कि यहां पर क्या है, अपूर्ण प्रभाविता है। मतलब दोनों में से ना तो लाल रंग के फूल वाला अपने को शो कर पाया पूरी तरह, ना तो लाल रंग के जो फूल वाला पौधा था वो पूरी तरह प्रभावी हो पाया, ना जो है वो सफेद रंग वाला प्रभावी हो पाया। तो जो प्रोजिनी आई है, जो F1 जो PD आई है, उसके अंदर क्या आया, गुलाबी रंग के फूल आ गए। ये इसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यही लिखा है, देखो रेड कलर का पौधा लिया अपन, एक व्हाइट कलर का, दोनों को मिला दिया, पिंक कलर का बन गया। तो दोनों में से कोई भी नहीं आ पाया, ठीक है, दोनों में से कोई भी प्रभावी नहीं हो पाया, ठीक है। तो अलग ही रंग आ गया ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, स्वान पुष्प। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वापस आ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, स्वान पुष्प। क्या है, स्वान पुष्प। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया इसको, स्नैपड्रैगन। क्या बोलते हैं, स्नैपड्रैगन, स्नैपचैट नहीं, स्नैपड्रैगन, ठीक है। हिंदी में स्वान पुष्प, इंग्लिश में स्नैपड्रैगन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, मिराबिलिस जलापा। क्या है एग्जाम्पल, मिराबिलिस जलापा, और इसको क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है।
4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जलापा। चलो जी फिर आगे बात करते हैं सहप्रभाविता की। किसकी बात करते हैं? सहप्रभाविता। इंग्लिश में बात करें तो कोडोमिनेंस। किसकी बात करेंगे? कोडोमिनेंस। तो सहप्रभाविता नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दोनों चीजें होंगी, ठीक है। कोडोमिनेंस, इसके अंदर क्या लिया अपन ने? एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं आपको कि एक पौधा लिया अपन ने, एग्जांपल के लिए समझना, एग्जांपल है ये, ठीक है, एक मतलब समझने के लिए अपन समझ रहे हैं। तो एक पौधा लिया अपन ने जिसके फूल कैसे हैं? लाल रंग के हैं। एक पौधा ले लिया अपन ने जिसके सफेद रंग के फूल हैं। दोनों का मिलन करवाया, दोनों का क्रॉस करवाया, तो जो F1 पीढ़ी आई उसके अंदर लाल रंग के फूल भी आ गए और उसके अंदर सफेद रंग के फूल भी आ गए, उसके अंदर लाल रंग के फूल भी आ गए और उसके अंदर सफेद रंग के फूल भी आ गए। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों पौधे थे, लाल रंग वाला और सफेद रंग वाला, दोनों ने अपनी प्रभाविता क्या करी है? दिखाई है। दोनों प्रभावी हुए हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस कहा जाता है इसको। तो लाल रंग का फूल लिया, व्हाइट का भी लिया और फिर क्या आया? रेड प्लस व्हाइट अपने को मिला। इसके एग्जाम्पल की बात करूं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको याद जो रखने हैं वो क्या एग्जाम्पल है इसके? दात्र कोशिका अरक्तता। क्या है? दात्र कोशिका अरक्तता। इंग्लिश में बात करूं तो सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है इसका? एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ जो ब्लड ग्रुप है वो भी किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का, सहप्रभाविता का एग्जांपल है। फिर आगे चलो, अब बात करेंगे मल्टीपल अलील की। मल्टीपल अलील की मतलब बहु अलील, ठीक है, बहुत सारे अलील, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है? एक जीन के लिए अगर 2 से ज्यादा अलील हो, एक जीन के लिए अगर 2 से ज्यादा अलील हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल अलील बोलते हैं, ठीक है। एक जीन के लिए 2 से ज्यादा अगर अलील है तो उसको मल्टीपल अलील कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप फिट बैठता है, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल अलील का एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, तो क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप देखो 3 है इसमें, IA, IB, IE, ठीक है। तो 3 है इसके अंदर, मतलब 2 से ज्यादा है तो वो क्या है? मल्टीपल अलील है। फिर बात करेंगे अपन किसकी? बहुजीनी वंशागति की। किसकी बात करेंगे? बहुजीनी वंशागति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको भैया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या होता है इसके अंदर? एक गुण है और उसके लिए एक से ज्यादा जीन है। देखो जनरली क्या होता है कि एक जीन है वो एक गुण के लिए रहता है ना, एक जीन एक गुण के लिए रहता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? गुण एक ही है लेकिन एक गुण को समेटने के लिए बहुत सारे जीन, एक से ज्यादा जीन। एक गुण के लिए बहुत सारे, जब मतलब एक गुण है उसके लिए जब एक से ज्यादा जीन काम करते हो ना, एक गुण के लिए एक से ज्यादा जीन काम कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएंगे? बहुजीनी वंशागति के अंतर्गत आएंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर आएंगे। एग्जांपल की बात करूं मैं इसके अंदर तो ह्यूमन स्किन कलर, मानव की जो त्वचा कलर है, त्वचा का जो रंग है उसके लिए वो इसका एग्जाम्पल है। और क्या है? बालों का रंग, ठीक है। और इसके अंदर आई कलर आ गया, इसके अंदर आंखों का रंग, ठीक है, आंखों का रंग ब्लू आईज, ह्यूमन हाइट, ठीक है, जो मानव की जो क्या है हाइट, ऊंचाई, उसके लिए भी। चलो आगे चलते हैं, फिर हो गया क्या यहाँ पर? चलो फिर बात करेंगे किसकी? बहुप्रभाविता की। किसकी बात करेंगे? बहुप्रभाविता की। इंग्लिश में प्लियोट्रोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको इंग्लिश में? प्लियोट्रोपी। क्या होती है? बहुप्रभाविता। क्या होती है? बहुप्रभाविता। इसके अंदर देखो एक जीन होगा और वो एक से ज्यादा दृश्य प्रारूप के लिए होगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बताऊं आपको कि पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस मैंने अभी आपको बताया, जो बहुजीनी जो वंशागति थी उसके अंदर क्या हुआ था? एक गुण के लिए बहुत सारे जीन काम कर रहे थे। और यहां पर क्या होगा? जो बहुप्रभाविता है इसके अंदर क्या होगा? बहुत सारे गुणों के लिए एक जीन काम करेगा। बहुत सारे गुणों के लिए जब एक जीन काम करे तो वो बहुप्रभाविता है। और एक जीन के लिए देखो, एक जीन अगर बहुत सारे गुणों के लिए काम कर रहा है ना, बहुत से सारे गुणों के लिए काम कर रहा है तो वो क्या है? बहुप्रभाविता है। और एक गुण के लिए अगर बहुत सारे जीन काम कर रहे हैं ना तो वो क्या है? वो बहुजीनी वंशागति है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है? एक जीन जो है ना वो एक से ज्यादा दृश्य प्रारूप के लिए काम कर रहा है। दृश्य प्रारूप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। एक से ज्यादा अगर फिनोटाइप के लिए अगर जीन काम कर रहा है ना, एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप के लिए काम कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? बहुप्रभाविता के अंदर आएगा।
अब बात करेंगे लिंग निर्धारण की। किसकी बात करेंगे? लिंग निर्धारण की। इंग्लिश में बोलते हैं भैया सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। हिंदी में लिंग निर्धारण। आप मोबाइल समझने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार बता देते हैं, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर ये, तो ठीक है। तो पहले बात करते हैं मानव की, बात कर लेते हैं। पहले मानव की बात करें तो मानव के अंदर क्या है? ह्यूमंस के अंदर क्या है? XX जो है ना, XX जो है, अगर XX क्रोमोसोम है तो वो क्या है? वो फीमेल है। वो क्या है? फीमेल है, वो स्त्री है, ठीक है। और अगर XY है, XY क्रोमोसोम है तो वो क्या है? वो क्या है? वो मेल है, वो मेल है। क्या है? वो मेल है, वो नर है, ठीक है। XY क्या है? मेल है, और XX क्या है? फीमेल। ये बात कर ली अपन ने मानव की। अब बात करेंगे किसकी? ड्रोसोफिला की। किसकी बात करेंगे? ड्रोसोफिला की बात करेंगे। तो ड्रोसोफिला के अंदर क्या होता है? XX अगर है ना, XX तो वो क्या है? फीमेल है। भैया तो मानव जैसी बातें हो गई यहां पर, तो क्या XY मेल होगा? नहीं जी, यहां पर XO है ना, वो क्या होगा? मेल होगा। वो क्या होगा? मेल होगा, ठीक है। XX फीमेल, XO मेल। किसके अंदर? ड्रोसोफिला के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां तक तो देखो सिंपल है ना, कि मतलब दोनों सेम सेम होना, XX हो तो वो फीमेल हो जाएगी, और जहां पर X और डिफरेंट आ जाएगा तो वो मेल हो जाएगा। लेकिन 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 एग्जामिनर जो है ना, वो ये नहीं पूछता कि ह्यूमंस के अंदर XX क्या होती है? फीमेल होती है। XY क्या है? मेल होता है। ये नहीं पूछता वो पूछता है क्या है? बर्ड्स का। वो क्या पूछता है? बर्ड्स का, पक्षियों का पूछता है। वो पक्षियों का पूछता है। उनमें अलग ही खेल चल रहा है भाई, उनमें अलग ही खेल चल रहा है। क्या खेल चल रहा है उनमें? जेडडब्ल्यू है ना, जेडडब्ल्यू है ना, तो वो फीमेल है। जेडडब्ल्यू है तो वो फीमेल है, और जेड है ना, जेड है तो वो मेल है। मतलब सेम सेम यहां पर, वहां पर क्या हो रहा था? XX आ रहे थे, सेम सेम आ रहे थे, वो फीमेल थी। यहां पर सेम सेम है ना, जेड सेम सेम है, लेकिन यहां पर वो क्या है? मेल है। जेड सेम है, लेकिन यहां पर वो क्या है? मेल है। और जेडडब्ल्यू क्या है? फीमेल है। ध्यान से सुन लो यार, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, वापस आ सकता है। बर्ड्स का पूछा था एग्जाम के अंदर, तो क्या होती है बर्ड्स के अंदर? जेडडब्ल्यू है तो वो क्या है? फीमेल है, और जेड है ना, वो क्या है? मेल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मधुमक्खी की। मधुमक्खी के अंदर कैसे क्या होता है वो देख लो। मधुमक्खी के अंदर कैसे क्या होता है वो देख लो भैया। थोड़ा सा इसके अंदर मतलब इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा ना। तो क्या होता है? देखो, मधुमक्खी का एक झुंड होता है ना, मधुमक्खी का एक झुंड होता है। मान लो 100 मधुमक्खियां हैं उसमें, एक बार एग्जांपल के मान लो कि 100 मधुमक्खियां हैं उसमें, तो उनमें से क्या होती है भैया? उसमें से एक जो है ना, उनमें से 100 में से एक जो है वो कौन सी मधुमक्खी होती है? रानी मधुमक्खी होती है। क्या होती है? रानी मधुमक्खी होती है, क्वीन होती है। उनमें से एक क्या होती है? क्वीन होती है। बाकी सारे क्या है? बाकी सारे क्या है? वर्कर है। बाकी सारी क्या है? वर्कर मधुमक्खी है, श्रमिक है बाकी सारी मधुमक्खियां, ठीक है। उनमें से एक क्या है? रानी है, ठीक है। वो क्या है? रानी मधुमक्खी है। अब क्या होता है? इन 100 में से जो रानी मधुमक्खी है ना, वही सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है। वही सिर्फ क्या कर सकती है? बच्चे पैदा कर सकती है। बाकी कोई बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जो रानी मधुमक्खी है वही सिर्फ बच्चे पैदा कर सकती है। तो अब क्या होगा? जो बाकी सारी जितनी मधुमक्खियां ना, वो सारी क्या है? स्टेराइल है बाकी सारी। तो जो रानी मधुमक्खी है वो क्या? फर्टाइल है। तो जो रानी मधुमक्खी है वो उड़ेगी, हवा के अंदर उड़ेगी, ठीक है। इधर से रानी मधुमक्खी उड़ेगी, उधर से बहुत सारे जो मधुमक्खी है ना, बहुत सारे जो नर मधुमक्खी हैं, जो ड्रोन है, नर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। तो उधर से बहुत सारे नर मधुमक्खी उड़ेंगे। इधर से रानी मधुमक्खी जब उड़ान भरेगी हवा के अंदर, और उधर से बहुत सारे क्या उड़ेंगे? नर मधुमक्खी उड़ेंगे, ड्रोन उड़ेंगे, ठीक है। अब वो जो ड्रोन है ना, जो नर मधुमक्खी है, उनमें लड़ाई होगी, क्योंकि मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी तो एक ही है, और उधर ड्रोन बहुत सारे हैं, तो उनमें लड़ाई होगी। उस लड़ाई को क्या बोलते हैं? न्यूपचियल फाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूपचियल फाइट बोलते हैं। अब जो उनमें जीतेगा ना, उनमें बाकी सारे मर जाएंगे। जो जीतेगा उनमें, उस लड़ाई के अंदर जो जीतेगा ना, ठीक है, वो फिर क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। वो क्या करता है? फिर फर्टिलाइज करता है। वो क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। तो भैया रानी जो मधुमक्खी है ना, रानी मधुमक्खी है, क्वीन जो है ना, उसने क्या दिया? अंडा दिया, ओवम दिया उसने क्या दिया? ओवम रिलीज किया, एग दिया उसने, अंडा दिया, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो सकती है? 2 कंडीशन हो सकती है। या तो ये ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, इसके अंदर निषेचन हो जाए, एक तो ये कंडीशन है। एक कंडीशन है कि इसमें निषेचन ना हो, ठीक है। 2 कंडीशन है ना, एक कंडीशन है कि इसमें निषेचन हो जाए, और एक कंडीशन है इसमें निषेचन ना हो, ठीक है। अब अगर निषेचन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब क्या होगा? और जब निषेचन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तब क्या होगा? ठीक है, तो दोनों कंडीशन पर बात कर लेते हैं। जब निषेचन नहीं होगा ना, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना, तब क्या होगा? तब हमेशा क्या बनेगा? मेल बनेगा। क्या बनेगा? नर मधुमक्खी बनेगी, और नर मधुमक्खी को क्या बोलते हैं? ड्रोन बोलते हैं। ओवम रिलीज हो गया, अब निषेचन नहीं होगा तो क्या बनेगा? नर मधुमक्खी बनेगी। क्या बनेगी? नर मधुमक्खी बनेगी, ड्रोन बनेगा, ठीक है।
निषेचन नहीं होगा तो हमेशा ध्यान में रखना मधुमक्खी के अंदर अगर निषेचन नहीं हो रहा है तो क्या बनेगा, नर मधुमक्खी बनेगी, ड्रोन बनेगा। ठीक है, अब देखो ये कैसा था, यहां पर ओवम कैसा था, एन है ना, एन है ना, एक गुणित है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये भी क्या बनेगा, एक गुणित होगा। ठीक है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 16 क्रोमोसोम होंगे, 16 होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो ये एक तो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि निषेचन नहीं हुआ। अब बताऊंगा निषेचन होगा, अगर निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमेशा फीमेल बनती है। ठीक है, मधुमक्खी के अंदर ध्यान में रखो, जब निषेचन नहीं होगा ना, निषेचन नहीं होगा तब मेल बनता है, ड्रोन बनता है, और जब निषेचन होता है तो हमेशा फीमेल बनेगी। निषेचन जब होगा तो हमेशा फीमेल बनेगी, वहां पर मेल का चक्कर ही घट जाता है। निषेचन के बाद हमेशा फीमेल बनती है और निषेचन नहीं होगा तब मेल बनता है। मधुमक्खी का स्पेशल केस है। अब निषेचन हो गया और यहां पर क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। तो ये कैसी होगी, द्विगुणित होगी। फीमेल कैसी होगी, द्विगुणित होगी। कैसे होगी भैया, एक तो ये एन ओवम का, एक आएगा किससे, फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, निषेचन हुआ है, तो एक कहां से आएगा, मेल से आ जाएगा, तो दोनों से क्या मिल जाएगा, 2n बन जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 32 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे भैया, 32 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब फीमेल तो बन गई, लेकिन अब कैसे डिसाइड होगा कि इनमें से श्रमिक कौन है और रानी कौन है, श्रमिक कौन है और रानी कौन है, रानी मधुमक्खी कौन सी बनेगी और श्रमिक मधुमक्खी कौन सी बनेगी, ये कैसे डिसाइड होगा। अभी तक तो सारी फीमेल है, लेकिन अब क्या होगा, जो मधुमक्खी रॉयल जेली खाएगी, जो मधुमक्खी रॉयल जेली खाएगी ना, वो तो क्या बनेगी, रानी बनेगी, वो तो क्वीन बनेगी। और जो मधुमक्खी बी ब्रेड खाएगी, वो क्या बनेगी, श्रमिक बनेगी। क्या बनेगी, वर्कर बनेगी, श्रमिक बनेगी, वो बनेगी श्रमिक। ठीक है, तो फीमेल हुई, फीमेल पता लग गई आपको, द्विगुणित होती है फीमेल, और उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब जो मधुमक्खी रॉयल जेली खा लेगी वो बन जाएगी क्या, रानी बन जाएगी। और जो खाएगी बी ब्रेड वो क्या बनेगी, श्रमिक बनेगी, वर्कर बनेगी। तो जो बी ब्रेड खाएगी वो श्रमिक बनेगी, और जो रॉयल जेली खा जाएगी वो क्या बनेगी, रानी बनेगी। तो ये पूरी साइकिल इनकी चलती रहती है। फिर आगे चलो जी, फिर बात करेंगे आनुवांशिक विकार की। आनुवांशिक विकार की बात करेंगे, आनुवांशिक विकार की इंग्लिश में बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो इसमें दो प्रकार के, एक मेंडलीय विकार है, एक कौन सा है, मेंडलीय विकार है, और एक है क्रोमोसोमीय विकार। क्या है, क्रोमोसोमीय विकार। मेंडलीय विकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोमीय विकार क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है जी, अब इनको एक एक को देख लेते हैं। पहले मेंडलीय विकार पढ़ेंगे, फिर क्रोमोसोमल जो विकार है वो उनके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मेंडलीय विकारों की बात कर लेते हैं। कौन सा पहला क्या है, वर्ण अंधता। क्या है, वर्ण अंधता। इंग्लिश में बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, सबने सुन रखा है ना ये, तो कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में वर्ण अंधता। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, क्या है, हीमोफीलिया। फिर क्या है, तीसरा क्या है, दात्र कोशिका अरक्तता। क्या है, दात्र कोशिका अरक्तता। इंग्लिश में बात करें तो क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। फिर क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, और फिर थैलेसेमिया। ये तो क्या है, मेंडलीय विकार हैं। अब बात करें क्रोमोसोमल विकार कौन कौन से, डाउन सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, और क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। एक एक की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, इनमें से वर्ण अंधता और जो हीमोफीलिया है ना, ध्यान से सुन लो, यही सुन लो, आगे मैं वापस भी रिपीट करूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो कि जो वर्ण अंधता, जो कलर ब्लाइंडनेस है, और हीमोफीलिया जो है ना, दो जो डिसऑर्डर हैं, दो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, दो जो मेंडलीय विकार है ना, कौन कौन से, एक तो वर्ण अंधता, कलर ब्लाइंडनेस, और हीमोफीलिया, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार होते हैं। कौन से होते हैं, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार होते हैं। मतलब इंग्लिश में बताऊं तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। कौन से होते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। इंग्लिश में लिंग सहलगन अप्रभावी विकार। ठीक है, चलो जी, और ये जो तीन होते हैं ना नीचे वाले, दात्र कोशिका अरक्तता और फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसेमिया, ये क्या होते हैं, अलिंग क्रोमोसोम सहलगन अप्रभावी विकार होते हैं ये। ठीक है, फिर आगे चलो जी, एक एक को पढ़ लेते हैं डिटेल के अंदर। पहले बात करेंगे वर्ण अंधता की। किसकी बात करेंगे, वर्ण अंधता की। इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसा होता है, मैंने भी आपको बता दिया कि कैसा होता है भैया, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार होता है। कैसा होता है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार होता है। इंग्लिश में बात करूं तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इंग्लिश में क्या बात करूं तो क्या है,
सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर भैया होता क्या, वर्ण अंधता के अंदर होता क्या है, इसके अंदर भैया कलर में दिक्कत आती है, कलर देखने में दिक्कत आती है। कौन सा कलर रंग देखने में दिक्कत आती है, कौन सा रंग देखने में दिक्कत आती है, तो वो देखो लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, जिस इंसान के ये जो है ना वर्ण अंधता है ना, जिस इंसान की कलर ब्लाइंडनेस है, उसको लाल और हरे में कंफ्यूजन रहती है। उसको क्या होती है, लाल और हरे रंग के अंदर क्या होती है, कंफ्यूजन रहती है। ये होता कैसे भैया, एक्स क्रोमोसोम जो है ना, एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर उत्परिवर्तन हो जाए, जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तब क्या होती है, वर्ण अंधता होती है। 8% मेल के अंदर ये जो वर्ण अंधता है वो ज्यादा होती है। ठीक है, लड़कों के अंदर ये वर्ण अंधता ज्यादा होती है, लड़कियों के अंदर कम होती है ये। तो 8% ये मेल्स के अंदर होती है और फीमेल के अंदर सिर्फ 0.4%, 0.4% किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर 8%। ये एनसीईआरटी के अंदर डेटा मेंशन है, तो ध्यान में रखना ही। हीमोफीलिया की बात करेंगे, फिर क्या है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मैंने आपको बता दिया कि वर्ण अंधता और जो हीमोफीलिया दोनों क्या है लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। तो ये भी क्या है, लिंग सहलगन अप्रभावी विकार है। ठीक है, इंग्लिश में सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि भैया रक्त का जो थक्का बनाने वाली जो प्रोटीन है ना, रक्त जिस प्रोटीन से देखो आपके लग गई, लेकिन वो ब्लड थोड़ी देर में रुक जाता है ना। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहां पर रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। तो वो किससे बनता है, एक प्रोटीन होती है, बहुत सारी प्रोटीन है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, रक्त का जो है थक्का बनता है। ठीक है, तो जो रक्त का जो थक्का बनाने वाली प्रोटीन का अगर क्या बन जाए, उसके अफेक्ट हो जाए, ठीक है, जो प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है, अगर वो प्रभावित हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, तो क्या होगा, जो प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है, अगर वो प्रोटीन प्रभावित हो जाए, तब क्या होगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी। ऐसा इंसान जिसके अंदर वो प्रोटीन जो रक्त का थक्का बनाती है, अगर वो प्रभावित हुई है और उसके क्या लग जाए, कट लग जाए, तो क्या होगा, ब्लड जो है ना वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ब्लीडिंग जो है वो होती रहेगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो ये हीमोफीलिया के अंदर होता है। ठीक है, चलो जी, फिर आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे दात्र कोशिका अरक्तता। किसकी बात करेंगे, दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये कैसा होता है भैया, एलिंग क्रोमोसोम सहलगन अप्रभावी विकार। क्या है एलिंग क्रोमोसोम सहलगन अप्रभावी विकार। इंग्लिश में बात करें तो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है भैया, ये देखो भैया, आपकी नॉर्मल ब्लड सेल, नॉर्मल जो रक्त कणिका है वो ऐसी होती है, जो नॉर्मल जो रक्त कोशिका है वो ऐसी होती है, लेकिन इसके होने के बाद में सिकल जो सेल होती है वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये जो हो जाता है ना दात्र कोशिका अरक्तता, इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है, जो कोशिका है, जो रक्त कोशिका है, वो कुछ ऐसी दिखने लग जाती है। देखो ये जब है, ये कैसी है, बाइकोन के होती है, ऊपर से ऊपर भी खड्डा होता है, इसके अंदर नीचे भी खड्डा होता है। तो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत सारे आराम से फिट हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन जो वो फिट नहीं हो सकते। तो इसके अंदर क्या जाती है, एनीमिया, अरक्तता की हो जाती है। एनीमिया किसको बोलते हैं, खून की कमी। तो इसके अंदर खून की कमी होने लगती है। ठीक है, ये आपको देखो दातर किसको बोलते हैं, मतलब सिर्फ सिक्कल है वो किसको बोलते हैं, सिक्कल बोलते हैं भैया जो जिससे मतलब जो फसल हो जाती है उसके बाद कटाई करते हैं ना, जिससे, ठीक है, हमारे यहाँ तो दांतली बोलते हैं उसको, है ना, तो और जो कटाई करते हैं उसको लावणी बोलते हैं हमारे यहाँ ना। और महाराष्ट्र के अंदर डांस है एक, है ना, डांस जो महाराष्ट्रियन जो डांस होता है उसको लावणी बोलते हैं ना, और यहाँ पर जो कटाई उसको लावणी बोलते हैं। और फिर उसको जो काटने वाला होता है ना सिक्कल इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ दांतली बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, ठीक है, आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जो दात्र कोशिका है ना, दात्र कोशिका मतलब उसके शेप की जैसी हो जाती है, वो काटने का जो इंस्ट्रूमेंट आता है ना उसके जैसी इसका शेप हो जाता है, जो आकृति है वो इसकी जैसी हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता क्यों है भैया, इसके अंदर क्या हो जाता है, जो ग्लूटामिक अम्ल है ना, जो ग्लूटामिक जो अम्ल है, ठीक है, जो ग्लूटामिक अम्ल है उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका प्रतिस्थापन हो जाता है। किसके द्वारा होता है भैया उसका प्रतिस्थापन, वेलिन के द्वारा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है ना, हीमोग्लोबिन की जो चेन है ना जी, हीमोग्लोबिन की जो चेन है ना उसकी 6वीं पोजीशन पर, ठीक है, वो देखो ये हीमोग्लोबिन की चेन है, यहां पर 6th पोजीशन, ये मान लो 6th पोजीशन है, इसके ऊपर क्या है, यहां पर ग्लूटामिक अम्ल है। क्या है, ग्लूटामिक अम्ल है, लेकिन इसकी जगह अगर वेलिन आ जाए, इसकी जगह अगर वेलिन आ जाए तो क्या होगा,
तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दात्र कोशिका अरक्तता हो जाएगी। ठीक है, ये यहां पर लिख रखा है ग्लूटामिक अम्ल का प्रतिस्थापन वेलिन द्वारा हो जाए 6th पोजीशन पर हीमोग्लोबिन की चेन पर। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो चेन है उस पर 6th पोजीशन पर है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाए, वेलिन आ जाए, तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। गैग की जगह क्या आ जाए, गुग आ जाए, गैग की जगह क्या आ जाए, गुग आ जाए ना, तो क्या होगा, आपकी सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। चलो जी फिर आगे चलते हैं, बात करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया की। किसकी बात करेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये भी क्या है, एलिंग क्रोमोसोम सेलगन पर अप्रभावी विकार है। इंग्लिश से बात करें ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है भैया, एक अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो अम्ल है, कौन सी है, फिनाइल अलानिन। क्या है, फिनाइल अलानिन एक अमाइनो एसिड है ये। ठीक है, अब बात पहले बताऊंगा आपको, नॉर्मल कंडीशन होती है तब क्या होता है और जब ये हो जाता है, ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन है तब क्या होता है वो देख लो। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये जो फिनाइल अलानिन है ना, ये अमाइनो एसिड जो है, इस पर एंजाइम है वो काम करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये जो फिनाइल अलानिन है वो कन्वर्ट हो जाएगी टायरोसिन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगी, टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होगी। ये तो होगी भैया नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब देखो आप, फिनाइल अलानिन तो है ही है, फिनाइल अलानिन है, ठीक है, अब एंजाइम जो है ना वो एब्सेंट है, एंजाइम जो है उसकी कमी हो गई। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर एंजाइम था तो वो कन्वर्ट हो गया टायरोसिन के अंदर, अब एंजाइम नहीं है, अब एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, तो क्या होगा, फिनाइल जो अलानिन है वो किस में कन्वर्ट होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर वो कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। और ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भैया, ये उपापचय त्रुटि है। क्या है, उपापचय त्रुटि है। उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उपापचय को, तो ये उपापचय त्रुटि है ये। ठीक है, अगर ये फिनाइल जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ना, इसका अगर जमा हो जाए ना, ये फिनाइल पायरुविक एसिड है, ये इसका बहुत सारा डिपोजिशन हो जाए, इसका ये जमा हो जाए बहुत सारा, ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, एकत्रीकरण हो जाए इसका, मतलब एक जगह बहुत सारा ये डिपोजिट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, दिमागी जो है ना, ठीक है, मेंटल रिटायरेशन हो जाएगा। ठीक है, इंसान जो है वो पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अंदर मानसिक दुर्बलता आ जाती है। क्या आ जाती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। चलो जी आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे थैलेसेमिया की। किसकी बात करेंगे, थैलेसेमिया की। थैलेसेमिया की ये क्या होता है भैया, ये भी एलिंग क्रोमोसोम सहलगन अप्रभावी विकार है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है इंग्लिश में बात करें तो। इसके अंदर क्या होता है भैया, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, बहुत सारी ग्लोबिन चैन मिलकर, बहुत सारी ग्लोबिन की, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, तो बहुत सारी ग्लोबिन की श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या करती हैं, बहुत सारी ग्लोबिन की श्रृंखला मिलकर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन बनाती है। ग्लोबिन चैन मिलकर क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन बनाती है जी। अब ग्लोबिन चैन दो प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबिन चैन और बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन दो प्रकार की होती है भैया। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी आ जाए, अगर अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी आ जाएगी ना, तब क्या होगा, अगर अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी आ जाए तब क्या होगा, तब अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। देखो मैंने आपको बता दी कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, कि बहुत सारी ग्लोबिन की श्रृंखला मिलकर, बहुत सारी ग्लोबिन की चेन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है। बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, जो ग्लोबिन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अल्फा ग्लोबिन, एक बीटा ग्लोबिन। ठीक है, दो प्रकार का होता है और बहुत सारे ग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी आ जाए, अगर अल्फा ग्लोबिन की कमी आ जाए तो क्या होगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा। और मैं अगर बोलूं कि बीटा ग्लोबिन चेन की कमी आ जाए, बीटा ग्लोबिन चेन की कमी आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। अब जो अल्फा थैलेसीमिया है ना, अल्फा थैलेसीमिया है ना, उसको कंट्रोल करते हैं दो जीन। ठीक है, जो अल्फा थैलेसीमिया है उसको दो जीन कंट्रोल करते हैं। कौन करते हैं, दो जीन कंट्रोल करते हैं। नाम बताऊं उनके, तो एक है HbA1 और एक है HbA2। ये दो जीन है। ठीक है, ये दो जीन है जो किसको कंट्रोल करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं। किसको करते हैं, अल्फा थैलेसीमिया के लिए दो जीन होते हैं, HbA1 और HbA2। ये कहां होते हैं, कौन से क्रोमोसोम पर होते हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर भी दे रखा है, एनसीईआरटी में क्रोमोसोम का नंबर भी दे रखा है। तो कौन सा है, 16वां जो क्रोमोसोम है, 16वां जो क्रोमोसोम है, इस पर HbA1 और HbA2 प्रेजेंट होते हैं और वो अल्फा थैलेसीमिया के लिए उसको कंट्रोल करते हैं। बात करें फिर बीटा थैलेसीमिया की। किसकी बात करें, बीटा थैलेसीमिया की। तो भैया बीटा थैलेसीमिया को सिर्फ एक जीन ही कंट्रोल करता है। अल्फा को दो करते थे ना, यहां पर बीटा को एक ही करता है। कितने करते हैं, एक ही करेगा। ठीक है,
नाम क्या है उसका? HBB। क्या नाम है उसका? HBB। HBB, ठीक है। कितने नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ये? 11वें क्रोमोसोम पर। कितने नंबर क्रोमोसोम पर? 11वें नंबर क्रोमोसोम पर आपका HBB होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये अपन ने पूरे पढ़ लिए मेंडेलियन, ठीक है, मेंडेलियन विकार पढ़ लिए। अब बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो पहला कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। तो सर्वप्रथम जो लैंगडन डाउन जो साइंटिस्ट है, सर्वप्रथम किसने बताया, खोज किसने करी थी? सर्वप्रथम किसने करी थी? लैंगडन डाउन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने करी थी। और कब करी थी? 1866 के अंदर, 1866 के अंदर इन्होंने खोजा था इसको, डाउन सिंड्रोम को। इनके नाम क्या गई, इनको डाउन सिंड्रोम इसको बना दिया गया। तो इसके अंदर क्या होता है भैया? नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अपन क्या है, द्विगुणित है, ठीक है। जो मानव है वो द्विगुणित होता है। तो भैया नॉर्मली क्या होता है द्विगुणित का मतलब, मैंने आपको बताया कि मतलब दो कॉपी होंगी क्रोमोसोम की, ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 2 की जगह 3 आ जाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 कॉपी हो जाती है। कौन से क्रोमोसोम की? क्रोमोसोम नंबर भी है भैया, 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाएंगी। 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता, उसके अंदर त्रिसूत्रता मतलब 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 3 कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको तब क्या होगा? 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाए, त्रिसूत्रता आ जाए उसके अंदर, तब क्या बोलेंगे? तब क्या होगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता, इंग्लिश में ट्राइसोमी हो जाए तो क्या आ जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अब डाउन सिंड्रोम के कुछ वो है गुण, मतलब इसके लक्षण दे रखे हैं। लक्षण क्या है जी भैया? छोटा कद हो जाता है, ठीक है, हाइट कम रह जाएगी, गोल सा सिर हो जाएगा, ठीक है। जीभ जो है ना उसमें खांच, ठीक है, मतलब जो जीभ है वो कैसे हो जाएगी? 2 भागों में बट जाएगी, ठीक है। मुंह जो है आंशिक रूप से खुला होता है, मतलब आधा जो मुंह है ना वो एनी टाइम खुला रहेगा, ऐसे खुला ही रहेगा ना। और जीभ है वो बाहर लटकी पड़ी रहेगी, ठीक है। जो हथेली है ना वो थोड़ी अजीब से रहेगी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल उसमें दे रखे हैं आपकी, ये सारे जो लक्षण है ना ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ध्यान से एक बार पढ़ लेना। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिए। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें फिर, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये क्या होता है जी? ये क्या होता है इसके अंदर? ये किसके अंदर? पहली बात तो मेल के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है? मेल्स के अंदर होता है। ये किसके अंदर होगा? मेल के अंदर होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? XXY, ठीक है। क्या होता है? XXY, ठीक है। ये कंडीशन आ जाती है। ये नॉर्मल क्या होता है? XY कंडीशन होती है मेल के अंदर। मेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है? XY होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? डबल XY, XXY हो जाता है इसके अंदर। मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया यहां पर, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो एक्स्ट्रा एक्स किसके लिए होता है? फीमेल कैरेक्टर्स के लिए होता है ना, ठीक है। फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, जो स्त्री के गुणों के लिए क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 आ गए, यहां पर 2 आ गए, मतलब क्या होंगे? स्त्री के गुण बढ़ जाएंगे। जो मेल है ना उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएंगे? पहली बात तो ऐसा जो मेल होगा ना जिसके अंदर XXY वाली कंडीशन होगी ना, वो पहली बात तो क्या होगा? बांझ होगा, मतलब स्टेराइल होगा। क्या होगा? बांझ, मतलब स्टेराइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, पहली बात तो ये, जिसके अंदर XXY वाली कंडीशन है। दूसरी बात उसमें क्या आएंगे? उसमें स्त्री के गुण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्त्री के गुण आने लगते हैं, ठीक है। लड़कियों वाली हरकतें आने लग जाती हैं। कैसी हरकतें? मतलब उसके अंदर क्या हो जाता है? उसके अंदर मादा लक्षण आने लग जाते हैं। उसके अंदर गायनेकोमेस्टिया हो जाती है। गायनेकोमेस्टिया क्या होती है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, ठीक है। जो स्तन है उनकी वृद्धि होना, उसको क्या बोलते हैं? जो स्तन है उनका विकास होना, उसको क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और जो ऐसे लड़के जिनके अंदर गायनेकोमेस्टिया होता है, ठीक है, तो उनके अंदर भैया ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। उनके अंदर लड़कियों वाले गुण आने लगते हैं। चलो जी, फिर आगे देखते हैं। बात करें टर्नर सिंड्रोम की, फिर लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर था? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर था? मेल के अंदर था। लेकिन जो यहां पर जो टर्नर सिंड्रोम वो किसके अंदर है? फीमेल के अंदर है। यहां पर कंडीशन कैसी है? XO, ठीक है। नॉर्मल फीमेल कैसी होती है भैया? XX होती है ना, XX होती है ना। लेकिन यहां पर एक X गायब हो गया, यहां पर एक X गायब हो गया, मतलब क्या हुआ? एक X क्रोमोसोम चला गया, ये एक X क्रोमोसोम चला गया। मतलब X क्रोमोसोम किसके लिए होता है भैया? फीमेल कैरेक्टर के लिए होता है। मैंने भी आपको बताया कि फीमेल के गुणों के लिए, लड़की वाले गुणों के लिए X क्रोमोसोम होता है। एक गायब हो गया यहां से, मतलब लड़की वाले जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे, फीमेल कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएंगे। तो ऐसी फीमेल जिनके अंदर XO वाला है ना, जिनके अंदर XO है,
एक्सी फीमेल जिसके अंदर XO है, ठीक है, तो उनको क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। उनके गुण बता दूं, उनके लक्षण बता दूं, क्या है, पहली बात तो वो क्या होंगी, बांझ होंगी। क्या होंगी, बांझ। इंग्लिश में बात करूं थोड़ा अच्छा लगता है इंग्लिश वाला, स्टेराइल होंगी। क्या होंगी, स्टेराइल होंगी, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा भैया, अंडाशय जो है ना उनकी अल्पवर्धित होगी, ठीक है, मतलब जो अंडाशय है वो मतलब सही से बने नहीं होंगे, ठीक है, उनकी मतलब आधा विकास ही हुआ होगा उनका, ठीक है। और उनके अंदर क्या है, जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है उनका अभाव होगा। जो द्वितीय जो लैंगिक लक्षण है उनका अभाव होगा, मतलब जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, जो स्तन का जो स्तन की जो विकास है वो उनका बहुत कम होता है, ठीक है, या होता ही नहीं है। तो उनके अंदर क्या है, टर्नर सिंड्रोम है। तो ये मैंने आपको बता दिया भैया, ये चैप्टर आपका जितना भी याद करने वाला पोर्शन था ये इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे जितना भी समझने वाला जो होगा ना इस चैप्टर के अंदर, जितना भी पोर्शन समझने वाला है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसा भी आपको लगा, जहां तक आपने ढंग से सुना ना, तो ये चैप्टर आपके ऑलमोस्ट दिमाग में घूम गया, ऑलमोस्ट दिमाग में घूम गया। अब बातें आपकी बची हैं जो समझने वाली है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। तो जैसा भी आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना यार कि आपको कैसा लगा। जहां भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी वहां मेरे को बता देना कि इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो इंप्रूवमेंट कर लेंगे। कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाकर वहां पर मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। फॉलो करना मत करना, ठीक है, लेकिन टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाले हैं और भी बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। तो क्योंकि केमिस्ट्री की क्लासेस भी अब आने वाली है तो जरूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब सब्सक्राइब थोड़ी तो बढ़ाओ ना। तो जैसा भी आप लोग बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।